जहां लोग बोलते थे कि दोबारा से सरकारें नहीं आती हैं, हमने यूपी में वो कर दिखाया जो कभी नहीं होता, हमने उत्तराखंड में वो कर दिखाया जो कभी नहीं होता। और दूसरी तरफ हालत बड़ी पतली है, यही नहीं मालूम कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यही नहीं मालूम कि नेता कौन है। 10-10 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वहाँ पे, इसलिए कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में भी कमजोर है। इस पहाड़ पे आम आदमी पार्टी का चढ़ना बड़ा मुश्किल है। नमस्कार, इंडिया पोल न्यूज के साथ मैं हूं जय चमोली। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है विधायक का रिपोर्ट कार्ड। हिमाचल में सियासी सरगर्मियां तूल पकड़ रही हैं। कारण है आगामी चुनाव। विपक्ष और प्रतिपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, पर जरूरी है कि ये भांपा जाए कि क्या वाकई में हिमाचल का विकास हुआ है या नहीं। इस तर्ज पर आज हम आपका रूबरू एक खास मेहमान से कराने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के उद्योग, परिवहन और रोजगार मंत्री की, श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम ठाकुर जी की। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू, धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो बधाई। 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, भाजपा ने 4 राज्यों में जीत हासिल की, पर पंजाब में पार्टी ने सूपड़ा साफ करवा लिया, आम आदमी पार्टी आ गई सत्ता में। क्या लगता है हिमाचल के जो किसान हैं वो खुश हैं भाजपा से? यहाँ पर पहले वहाँ भारतीय जनता पार्टी की कौन सी ऐसी सरकार थी जिसके कारण से सुपड़ा साफ हो गया? हम तो पहले भी वहाँ नहीं थे, अब भी वहाँ नहीं है, लेकिन जहाँ हम थे वहाँ दोबारा आए हैं। जहाँ लोग बोलते थे कि दोबारा से सरकारें नहीं आती हैं, हमने यूपी में वो कर दिखाया जो कभी नहीं होता, हमने उत्तराखंड में वो कर दिखाया जो कभी नहीं होता। यहाँ हम थे वहाँ हम हैं, यहाँ हम नहीं थे वहाँ हम आगे के लिए अच्छा करेंगे। तो जैसे यूपी और उत्तराखंड की मैं बात करूँ, एक सिमिलैरिटी है हिमाचल के साथ, वो ये थी कि हिमाचल में भी कभी सरकार रिपीट नहीं होती 5 साल के बाद। क्या इस बार ये होने वाला है? क्योंकि अगर मैं उपचुनाव के परिणामों की बात करूं तो पार्टी ने एक बैकलैश यहाँ पर देखा, उसकी तर्ज पर क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो 4 राज्यों के अंदर चुनाव हुआ है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश में जो कार्यकर्ता पहले एक डिमोरलाइजिंग फेज में था, लेकिन इस जीत के कारण से जोश में है, काम करने की स्थिति में हो गया है। और निश्चित तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी सर, मैं CMIE की रिपोर्ट के बारे में बात करूँगा, विच इज़ सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। उसकी रिपोर्ट है एक कि पिछले महीने की अगर मैं बात करूँ 12.1% यहाँ का बेरोजगारी दर है। 2 क्षेत्र ऐसे हैं, ज्वालामुखी और देहरा, जहाँ पर 30,000 से ज़्यादा लोग जो हैं 5 सालों के अंदर बेरोजगारी का वहाँ पर रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अंतर्गत सिर्फ 281 लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक रोजगार मिला है 5 सालों के अंदर 30,000 में से। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने कहीं 2 विधानसभा क्षेत्रों का डाटा लिया होगा। मेरा विधानसभा क्षेत्र जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र है। आपने वहाँ का डाटा लिया होगा। आई डोंट नो कि आपने किस तरीके से वो डाटा कलेक्ट किया है। 2 प्रकार की बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर किसी का नाम एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वो बेरोजगार है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उस व्यक्ति का नाम खड़ा रहता है जो प्राइवेट इंडस्ट्री में लगा है, जो किसी पावर प्रोजेक्ट में लगा है। केवल और केवल व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी के बाद ही वहाँ से नाम कटता है। इसलिए वहाँ के आंकड़े बिल्कुल सही हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। तो हम उसको रेक्टिफाई भी कर रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हजारों नौजवान बद्दी बरोटी वाला में काम कर रहे हैं, उनके नाम भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। वहाँ से नाम तभी कटेगा जब सरकारी मिलेगी। इसलिए आपका ये कहना कि किसी को नौकरी नहीं मिली, ये गलत है जी। अब मैं क्षेत्रीय विकास की बात करूँगा। आपकी विधानसभा जसवंत परागपुर में क्या विकास यहाँ पर किया गया आपके द्वारा? जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर लंबे समय से जब भी विधायक जीतता है तो उस समय उसकी सरकार नहीं आती। मैं 3री बार विधायक बना हूँ, लेकिन पहली बार सरकार में मैं विधायक बना हूँ और सरकार में मंत्री बना हूँ। इसलिए ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये एक पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र था, लेकिन आज मैं इसको पिछड़ा शब्द देने से हिचकिचाता भी हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि आज एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें मॉडल ITI का निर्माण हो रहा है। ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पॉलिटेक्निकल कॉलेज बन रहा है, यहाँ पे फार्मेसी कॉलेज बन रहा है, 3 डिग्री कॉलेजेस बन रहे हैं, 50 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है, 24/7 रकड़ में बन रहा है। और ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहाँ पानी का और सड़क का एक्शन भी अपना नहीं था, लेकिन जयराम ठाकुर सरकार आने के बाद एक्शन भी हमारे अब अपने हैं।
आप कहीं भी जसवां परागपुर में जाएंगे तो आपको कहीं भी कच्ची सड़क नहीं मिलेगी। लगातार यहाँ पे विकास हो रहा है। अभी मैंने बिल्कुल साथ में चनौर में एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया एस्टेब्लिश किया है, वहाँ पर भी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है। और ये मैं कह सकता हूँ कि इन 4 वर्षों के अंदर जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र का कायाकल्प हुआ है। ये मैं नहीं कहता, किसी कांग्रेसी के पास भी आप जाएंगे वो भी दबी जबान में बोलेगा कि आप ठीक बोल रहे हैं। इसलिए जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आया है। पहली बार लोगों ने इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार की डेवलपमेंट देखी। कांग्रेस की सर आप बात कर रहे हैं, 4-5 राज्यों में अभी चुनाव हुए थे जहां पर कांग्रेस कमजोर नजर आ रही थी, पर हिमाचल में कांग्रेस उतनी कमजोर है या नहीं? लोगों से बात करने पर पता लगता है कि उतनी कमजोर नहीं है। पांच राज्यों में जितनी कमजोरी का पैमाना तो चुनाव होता है, वो उस समय देखा जाएगा। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही मुकाबला होता है। इन दोनों के मुकाबले में से ही कुछ निकल के आता है। यहाँ ना तो कोई तीसरा विकल्प है, ना यहाँ पे इंडिपेंडेंट लोगों का कोई बोलबाला है। इसलिए लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होती है। यहाँ तक किसी के स्ट्रांग होने की बात आप बोल रहे हैं, तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक पोलिंग बूथ के ऊपर बेस के साथ काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीतियाँ और कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी पार्टी को आगे बढ़ाने के काम में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ हालत बड़ी पतली है। यही नहीं मालूम कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यही नहीं मालूम कि नेता कौन है। 10-10 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वहाँ पे। इसलिए कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में भी कमज़ोर है, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा सर, आप तीसरे विकल्प की मैं बात करूँगा। आम आदमी पार्टी यहाँ पर खुद को तीसरा विकल्प साबित करने में लगी हुई है। कल SC मोर्चा के जो उपाध्यक्ष हैं हरमेल धीमान, वो 30 साल बाद भाजपा का उन्होंने यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इस पर क्या टिप्पणी रही? पूरी की पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आ गई। आप जानते हैं कि जिस पार्टी का प्रांतीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में चला गया, जिसमें महिला मोर्चा जो उनका था उसकी अध्यक्षा हमारी पार्टी में आ गई, पूरी की पूरी पार्टी हमारे में मर्ज कर गई। अब आप एक किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं कि हमारी पार्टी का 30 साल से कार्यकर्ता था, चला गया होगा, मैं नहीं कहता नहीं चला गया होगा, लेकिन इस पहाड़ पे आम आदमी पार्टी का चढ़ना बड़ा मुश्किल है। पहाड़ बहुत इस प्रकार के हैं हिमाचल प्रदेश के, यहाँ आम आदमी टिकेगा नहीं, ये पार्टी टिकेगी नहीं। अब राजनीति से इतर थोड़ी बात करते हैं सर। फिल्में देखते हैं आप? नहीं, मैं बड़ा कम फिल्में देखता हूँ। अच्छा, पर अभी देश में फिलहाल एक ज्वलंत मुद्दा रहा कश्मीरी फाइल्स का। विपक्ष ने दावा किया है ये भाजपा द्वारा चलाया जा रहा एक प्रोपेगेंडा है। इस पर क्या कहना होगा? भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रीयता की बात करती है और जो लोग इसका विरोध करते हैं वो उनके मन के अंदर भारत की परिभाषा, भारत के प्रति उनका सोचने का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। अगर कश्मीर के अंदर पंडितों के साथ दुराचार हुआ है, अगर उनके साथ उनका शोषण हुआ है, अगर उसका चित्रण किसी ने किया है तो इसमें क्या बुरा किया है? आम आदमी को पता लगा है, हिमाचल प्रदेश के और देश के नागरिकों को पता लगा है कि किस प्रकार से वहाँ रहने वाले कश्मीरी पंडितों को क्या क्या किया गया, उनको क्या क्या सजा दी गई, किस तरीके से वो मारे गए। अगर कोई हकीकत की बात करता है तो मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कोई राजनीति वाला विषय है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हर बात को जोड़ा जाता है। जहाँ हम जीतते हैं वहाँ कहते हैं मशीनें इन्होंने हैक कर ली हैं। इसलिए इस प्रकार की बातें सुनना हमारे लिए अब बड़ा नॉर्मल सी बात हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक बिल्कुल साफ सुथरा एजेंडा है, मेरा देश आगे बढ़े, मेरा देश आगे रहे और देश के अंदर राष्ट्रीयता किस प्रकार से ठीक रह सकती है, हम अपने राष्ट्र को किस प्रकार से ऊंचा कर सकते हैं। तो चाहे वो धारा 370 है, चाहे वो राम मंदिर बनाने की बात है, इन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चली है। इसलिए इन छोटी बातों में मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कुछ षड्यंत्र करती है। अब सर अंत में एक सवाल रहेगा कि क्या अपील रहेगी जनता से, क्या नया मिलने वाला है जसवां परागपुर की जनता को? जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र ने लोगों ने अपनी आंखों से यहाँ का विकास होते देखा है। जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ना तो सड़कें थी, ना कोई इंस्टीट्यूशंस थे। इसलिए यहाँ पे जसवां परागपुर में रहने वाला बुजुर्ग जिसने पहली बार अपनी आंखों में इस प्रकार का दृश्य देखा है, यहाँ के नौजवान ने ये पहली बार देखा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो उसकी डेवलपमेंट होने जा रही है। यहाँ के लोगों ने पहली बार इन सारी चीज़ों को देखा है कि विकास क्या होता है। इसलिए जसवां परागपुर की जनता सेटिस्फाइड है, लेकिन मैं ये मानता हूँ विकास कभी रुकता नहीं। इसलिए उस विकास की गाथा को और कितने अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है, उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। और मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा के चुनावों में
जसवां परागपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बनेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। विकास कभी रुकता नहीं, विकास बढ़ता रहता है, आगे चलता रहता है और मुझे उम्मीद है कि हिमाचल भी विकास पथ पर अग्रसर रहेगा। धन्यवाद।